हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई में। आज हम लोग करने वाले हैं क्विक रिवीजन अपने चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर। जो पिछले वाला रिवीजन था आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, तो मैंने थोड़ी सी और इनपुट लगाई है, कोशिश करे हैं कुछ न्यूमेरिकल फ्रंट जो है हमारे पास उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लें, उसको भी हम लोग रिवाइज कर लें। जो मैं न्यूमेरिकल फ्रंट इंक्लूड करूंगा उससे आपको यह आइडिया लग जाना चाहिए कि जो भी हम लोग अपने एडवांस प्रैक्टिस सेशन की बात कर रहे हैं, हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, जो भी कंसेप्ट्स आपको लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे को बाद में रिवाइज करने हैं, मैंने कहा था या तो आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए उन क्वेश्चंस को या फिर उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, हमारे पास एक क्विक रिवीजन, हमारे पास पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए रिवीजन पॉसिबल हो पाएगा। राइट, तो सबसे पहले अगर आप याद करें तो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी से इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। मैंने कहा था कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी डेफिनेशन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड ही नहीं है। तो जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल है हमारे पास, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हमारे पास होता है। दोनों ही फील्ड हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड के लिए है। तो जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन आती है दैट इज फ्रॉम द कंजर्वेटिव फील्ड, दैट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। हमारे पास किसी भी चार्ज के प्रेजेंस में दैट जो भी हम लोग वर्क करेंगे वो धीरे धीरे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही कंजर्वेटिव फील्ड के लिए करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। ठीक है, तो जब हम लोगों का ये वाला सिस्टम था जहां पे इंटीग्रेशन में कई सारे बच्चों को दिक्कत आई थी, ध्यान से समझना, एक क्यू चार्ज है जिसको हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड कर रहे हैं और एक स्मॉल क्यू चार्ज को मैं इंफिनिटी से धीरे धीरे नहीं, कंजर्वेटिव के लिए धीरे धीरे लाने की जरूरत नहीं है। या हमारे पास क्यू चार्ज को इंफिनिटी से लाके हम लोग किसी डिस्टेंस आर पे रखेंगे तो जो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा उसके सामने आप माइनस लगाइए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो हमारे पास आपको ही पता है एक्स डिस्टेंस है तो कंजर्वेटिव फोर्स के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर हमारे पास इधर होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे ये अगर x डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो माइनस dx हमारे पास यहाँ होगा। यहाँ पे ये नेगेटिव, पहले वाला नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय डेफिनेशन, तो माइनस ये फोर्स आ गया कंजर्वेटिव का के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। हमारे पास x प्लस dx करते हैं जनरली, लेकिन हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तभी हम लोग ने लिया है माइनस dx और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है तो cos 180 माइनस 1। जब आप इंफिनिटी से r तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से आएगा के क्यू क्यू बाय आर। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन थी पोटेंशियल एनर्जी की, हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल से भी निकाल रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि कितना काम एक एक्सटर्नल एजेंट को इंफिनिटी से चार्ज को लाने में करना पड़ेगा, वो वर्क डन अगर वो धीरे धीरे करता है दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम लोग एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्लो मोशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज अगर मैं स्लोली मोशन नहीं करूंगा तो मेरा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में जाएगा, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इट इज अ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, उस पे एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स था के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ना हो तो नेट फोर्स जीरो हो, तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमारे पास के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर स्टेटमेंट के हिसाब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो हमारे पास एक्सटर्नल, देखो मेरे को धक्का इधर लगाना पड़ेगा तो मेरा फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो cos जीरो यहां पर हमारे पास रहेगा। ठीक है, cos जीरो हमारे पास यहां पर रहेगा, दैट विल बी 1। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से डिफाइन होगी। तो हमारे पास समरी क्या आई थी कि एक प्लस क्यू और एक स्मॉल क्यू, कोई भी दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 ले ले या कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अगर ये r डिस्टेंस पे है तो आप इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाय आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, दैट मींस रिपल्शन हो रहा है। और अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मींस अट्रैक्टिव नेचर में हमारे पास होंगे। अब बात आती है पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हमेशा रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हम लोग इंफिनिटी पर जीरो लेके चल रहे थे, तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस के हिसाब से ये आया। लेकिन अगर मैं इंफिनिटी पर पोटेंशियल चेंज कर दूंगा तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट चेंज हो जाएगा, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो वी टेक रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी टू बी जीरो, दीज फॉर्मुलाज में चेंज इफ रेफरेंस इज चेंज। ठीक है, यहां पर n आएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास रेफरेंस चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिफाइंड एंड रिमेन्स सेम। यहां पे लिखा हुआ है रिमेन सेम। ठीक है,
तो हमारे पास जो आपको यहां से समरी से सीखना था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज नेगेटिव और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यूएफ माइनस यू इनिशियल, और एक्सटर्नल के केस में कंडीशन रहेगा स्लोली मोशन का। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी किस किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन आता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मींस हमारे पास बहुत सारे चार्जेस को रखा जा सकता है और आपको सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है। हो सकता है वो ट्राइंगल के फॉर्म में हो, हमने क्वेश्चन करा था, हो सकता है स्क्वायर के फॉर्म में हो, हमने क्वेश्चन करा था, हो सकता है सर्कल हो सकता है पेंटागन हो सकता है हेक्सागन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं तो आप आसानी से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना है, पेयर्स रखने हैं। हमारे पास अगर इसकी बात करी जाए तो Q1 इसके साथ पेयर बना रहा है, Q2 इसके साथ, तो K Q1 Q2 by R2, K Q1 Q3 by R3, ये हो गया। फिर Q2 का इसके साथ पेयर हम लोग ले चुके हैं, तो Q2 का Q3 के साथ कर लेंगे, K Q2 Q3 by R3। हमारे पास 3 टर्म्स आएंगे। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कहीं हम लोगों ने टर्म्स मिस नहीं करे हैं, तो नंबर ऑफ पेयर्स का हमारे पास फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1/2, n इज नंबर ऑफ चार्जेस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं n इज नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम, ठीक है। तो आपको रिकॉल करना है, हम लोगों ने स्क्वायर के कोने कोने पे चार्जेस रखे थे, वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। सेकेंड एप्लीकेशन, वर्क डन के रिलेटेड, कभी भी क्वेश्चन में आपके वर्क डन आए तो आपके दिमाग में सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल आ ही जाना चाहिए, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में ही वर्क डन है, तो वर्क डन के क्वेश्चन आप पोटेंशियल एनर्जी से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ट्राइंगल के 3 कोने पे चार्जेस प्रेजेंट है और वो रिपेल करके बड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होगा तो वर्क डन होगा, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, पहले इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, फिर जिस भी स्टेट में जैसे 3 चार्जेस को ट्राइंगल के कोने कोने पर रखा था वो रिपेल करके और दूर हो गए, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना आता है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। कंजर्वेटिव का अगर आपको वर्क डन निकालना है तो माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लगाएंगे, और अगर आपसे वर्क डन एक्सटर्नल पूछा है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे, लेकिन कंडीशन हमारे पास स्लोली की अभी भी मेंटेन होनी चाहिए। थर्ड, हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी आती है। तो अगर मान लीजिए मैं 2 चार्जेस को यहां रखता हूं dd और d डिस्टेंस पे, और मैं इसको छोड़ता हूं, तो आपको ही पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज ले लीजिएगा, ठीक है, माइनस क्यू है हमारे पास, मैं इसको यहां पे ऐसे कर देता हूं, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको भी पता है कि हमारे पास ये दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर भागेगा, तो हमारे पास आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, फिर जहां पर आएगा वहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो टोटल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फोर्थ एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे पास पोटेंशियल को भी हम लोग निकाल सकते हैं, आपको किसी भी पॉइंट की चार्ज की वजह से कहीं पर पोटेंशियल पूछा जा सकता है, तो इसकी डेफिनेशन क्लियरली नोट्स में मैंने लिखाई थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगर आप एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो स्लोली कंडीशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिवाइडेड बाय क्यू, मींस एक कूलम को लाने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर। अगर एक्सटर्नल की बात है तो स्लोली, दैट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल, या फिर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फ्रॉम इंफिनिटी टू आर बाय क्यू, दैट इज एक कूलम के लिए अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो है तो पोटेंशियल एनर्जी बस 1 कूलम के लिए, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वर्क डन से आ रहा है, और क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कोई डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, के क्यू बाई आर माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाई आर। याद रखना फॉर पॉइंट चार्जेस ये है, रेफरेंस एट इंफिनिटी हम लोगों ने 0 लिया है, और पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आपको किसी पॉइंट पे लिखनी है, या तो आप पोटेंशियल लिख लीजिए, वहां पर पोटेंशियल लिख लीजिए, और उस चार्ज को आप यहां से जिसको भी आप लेके आने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी यहां से मिल जाएगी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो आपकी बस लिमिट्स चेंज होती हैं। डिफाइन आप कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल स्लोली इनिशियल से फाइनल पर कूलम, एक कूलम को इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे ले जाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल स्लोली के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होगा, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इनिशियल से फाइनल पर कूलम, दैट विल बी अवर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप इंटीग्रेशन मेथड से भी जा सकते हैं और दूसरा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पोटेंशियल्स पता है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल भी हम लोग कर सकते हैं। इसका रीजन हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड का आता है, कंजर्वेटिव फील्ड,
तो आप डायरेक्टली भी अपना अप्रोच लगा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और हम लोगों ने क्या क्या देखा था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूडेड है। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर आपसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है। याद रखना पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हर चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा है तो हर चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल वहां पे लिखना होगा। तो टोटल पोटेंशियल विल बी समेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। अब आपका चार्ज प्लस है माइनस है तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर के हिसाब से आप लिखेंगे। हम लोगों ने एक इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन किया था, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर आता है, और ए होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। याद करो एक आईआईटी का क्वेश्चन था जिसमें नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन यूज करी गई थी, तो ये एक्सपेंशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है हमारे पास। और जब आप x की वैल्यू 1 डालते हैं तो ln2 का क्वेश्चन बन गया था, राइट। तो ये एक्सपेंशंस भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास जेई ने एक्सपेंशंस को भी यूज किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की वजह से भी पोटेंशियल निकाला था। हमारे पास एक रॉड का क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तो रॉड की वजह से अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, Q लेंथ है L, D डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो KQ अपॉन L ln D प्लस L बाय D आता है। हम सर वहां पे तो ln2 आ रहा था, D की वैल्यू उस क्वेश्चन में L थी, तभी वहां पर ln2 आपका आंसर आ रहा था, राइट। तो जनरल फॉर्मूला आपको पास पता होना चाहिए। फिर हम लोगों ने रिंग की वजह से पोटेंशियल निकाला था। मैंने कहा था या आप इंटीग्रेट करो या डायरेक्टली लिख लो, बात एक ही है। रीजन भी क्योंकि रिंग के सारे पॉइंट इस x डिस्टेंस से इक्वी डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पंगा नहीं आएगा। KQ अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पोटेंशियल आएगा। ये x की वैल्यू 0 पर पोटेंशियल आपका KQ बाय r और इंफिनिटी पर पोटेंशियल आपका 0 होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हमारे पास बनेगा। इसका ग्राफ नेचुरल लॉग का आपको ग्राफ, अगर वैसे तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन अगर इनकेस आ जाए तो आपको नेचुरल लॉग का ग्राफ आपको यहां पर मिल सकता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे पास पोटेंशियल शेल की वजह से, स्फेयर की वजह से, आर्क की वजह से और डाइपोल की वजह से। ये पॉइंट्स आपको आंख बंद करके याद हो जाने चाहिए। अगर मैं कंडक्टिंग स्फेयर की बात करूं, क्योंकि ये चार्ज भी सरफेस पे रखेगा, और कंडक्टिंग शेल की बात करूं तो ये भी चार्ज सरफेस पे रखेगा, ये दोनों ही इक्वी सिस्टम्स होते हैं। तो जब भी आप सरफेस पे रख रहे हो, क्यू चार्ज दे रहे हो, तो ये सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होगा, अंदर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं जाएगा। पोटेंशियल एक्सटर्नल पॉइंट पे KQ बाय स्मॉल r, सरफेस पे KQ बाय कैपिटल R, और इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहां पर आता है, ये हमारे लिए मैटर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है मींस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। किसी भी कंडक्टर के, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जो सरफेस में पोटेंशियल है वही अंदर पोटेंशियल होता है, तो इसका ग्राफ अंदर कांस्टेंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का आपको मिलता है। फिर हम लोगों ने बात करी थी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं तो कोई भी चार्ज दोगे तो ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है जहां पर जो भी चार्ज हमने दिया है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंटरनल हमारे पास पॉइंट यहां पे मैटर करता है। ये अजीब सा फॉर्मूला लगता है, KQ बाय 2r क्यूब अंडर रूट ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। r की वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो हमारे पास एट द सेंटर, देखो पोटेंशियल एट द सेंटर इज 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस, तो ये आएगा 3/2 KQ बाय r, जो सरफेस पे था, और इंटरनल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पे KQ बाय स्मॉल r ही रहता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोलिक ग्राफ रहता है, और सेंटर का पोटेंशियल 1.5 टाइम्स, याद रखना है, सेंटर का पोटेंशियल 1.5 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ दी सरफेस हमारे पास होता है। अब पोटेंशियल ड्यू टू आर्क हम लोगों ने करा था, यहां पर हमारे पास आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं या फिर पोटेंशियल लिखना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, तो आप KQ बाय r का फॉर्मूला लगाइए। Q आपके लिए हो जाएगा, इसमें अगर आप Q की बात करेंगे तो लैम्डा इंटू r थीटा हो जाएगा। पोटेंशियल Q की जगह लैम्डा r थीटा बाय r अगर आप करेंगे तो K लैम्डा थीटा हमारे पास पोटेंशियल आएगा। एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास Q चार्ज मैंने ऐसे रख दिया है, r रेडियस है, और आपको यहां पर पोटेंशियल आपको चाहिए, तो आप लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा आ जाएगा Q अपॉन पाई r, और एंगल आप रेडियंस में डालेंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ पे पाई है, तो आप पाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर हम लोगों ने डाइपोल की भी बात करी थी, क्योंकि डाइपोल में भी हमारे पास चार्जेस है, तो उनकी वजह से भी पोटेंशियल हमारे पास होता है। और अगर मेरे पास एक डाइपोल है, इसका ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। हमारे पास अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो KP बाय r स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो इक्विटोरियल प्लेन में पोटेंशियल 0 आता है। तो एक इक्विटोरियल प्लेन, इसका एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बनता है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल 1/r स्क्वायर है,
अनलाइक हमारे पास पॉइंट चार्जेस के जैसे इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल जीरो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता था जहां पे वर्क डन करना जीरो होता है। तो अगर आप किसी भी चार्ज को इक्वेटोरियल प्लेन में मूव करोगे यहां से यहां डायरेक्टली या किसी भी रास्ते से, क्योंकि कंजर्वेटिव है, तो दोनों केस में वर्क डन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो वर्क डन होता था Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वर्क डन जीरो। और रास्ता भी अगर आप चेंज कर दोगे तो कंजर्वेटिव है, रास्ते से कोई लेना देना नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर करते हैं, वर्क डन विल बी जीरो। फिर इसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल में हम लोगों ने एक इस टाइप का रिंग का क्वेश्चन देखा था जो जेई में आया हुआ है। कभी भी अगर आपको वर्क डन, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर आपको वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में सबसे पहला आना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? अगर आप लिख सकते हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखिए। कंजर्वेटिव का चाहिए तो माइनस डेल्टा यू, एक्सटर्नल का चाहिए डेल्टा यू। और दूसरा रास्ता है कि हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू क्यू मूविंग इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हम लोग कर सकते हैं। अब याद करिएगा जब मैंने कहा था ये यहां से यहां पर अगर हमारे पास जा रहा है तो इनिशियल पॉइंट में इस रिंग का सेंटर भी है और इस रिंग का एक्सिस भी है, तो इनिशियल पॉइंट में दो पोटेंशियल्स आएंगे, इसका सेंटर इसका एक्सिस, और फाइनल पॉइंट में इसका सेंटर इसका एक्सिस। आप इस तरीके से भी अपना वर्क डन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहां पर आए थे कि शेल्स की वजह से हम लोगों ने पोटेंशियल लिखना सीखा था, ठीक है, क्योंकि यही चीज हमारे पास अर्थिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सर इंडक्शन करना है? नहीं, जब तक हमारे पास अर्थिंग नहीं हो रही है, चार्ज चेंज नहीं करेंगे, आपको इंडक्शन लेना या ना लेना सेम रिजल्ट देता है। आप दोनों तरीके से करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर मेरे को पोटेंशियल एट बी अगर मान लीजिए चाहिए, तो यहां पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो ये इसका खुद का सरफेस है KQ2 बाय हमारे पास रेडियस B, और ये वाला इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है तो प्लस KQ1 बाय B आएगा। अगर मैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात करूं तो ये वाला ए पॉइंट Q2 का अंदर है, तो KQ2 बाय B, जो भी पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही इंटरनल होगा, और ये इसके लिए सरफेस है KQ1 बाय A हमारे पास आएगा। और अगर मैं O पॉइंट की बात करूं तो पोटेंशियल एट O, ये भी इंटरनल ये भी इंटरनल, तो जो भी पोटेंशियल इनके सरफेस पे होंगे वही अंदर लिखोगे। सरफेस पे क्या होगा? KQ2 बाय B प्लस KQ1 बाय A हमारे पास पोटेंशियल हमने लिखे थे, और इसी को हम लोगों ने अर्थिंग करने पे पोटेंशियल जीरो करा भी था, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आते थे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमारे पास क्या है? ऐसे सरफेसेस अराउंड अ चार्ज जहां पर पोटेंशियल हमारे पास सेम है। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, मान लो कि एक चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे चल जाओगे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। तो मैं अगर इसको एक स्ट्रक्चर टाइप से बना लूं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसपे पोटेंशियल सेम है। ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज अ इमेजिनरी स्ट्रक्चर, दिस इज अ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ द सेम पोटेंशियल। ऐसे पॉइंट्स जहां पर पोटेंशियल हमारे पास सेम होता है, दे कैनॉट इंटरसेक्ट। अगर दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर गए तो इसका पोटेंशियल कुछ और, इसका पोटेंशियल कुछ और, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ रहे होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका रीजन मैंने क्लास में बताया था, क्योंकि अगर आप कोई भी चार्ज को मूव कराओगे वर्क डन जीरो होना चाहिए एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो वर्क डन जीरो आपका नहीं आएगा। वर्क डन ऑफ मूविंग अ चार्ज विल बी जीरो ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। वर्क डन का फॉर्मूला Q मूविंग, जिसको आप मूव कर रहे हो, इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, दोनों पोटेंशियल सेम, वर्क डन जीरो। फॉर डेल्टा V सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे आपको स्पेसिंग कम रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जरा यहां पर समझना, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, तो स्पेसिंग मेरे को बढ़ानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अवे होगी, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल हमारे पास नहीं, ये अंदर वाला हायर पोटेंशियल और ये हमारे पास लोअर, ये हायर है और ये लोअर। हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इस टाइप से आती है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पेसिंग यहां कम रखोगे, स्पेसिंग बाहर ज्यादा, और इसमें से पूछोगे कौन सा हायर है कौन सा लोअर, तो हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल हमारे पास ये। हम लोगों ने पॉजिटिव की भी बात करी थी, तो आपको पता है नल पॉइंट बीच में मिलेगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कम होगी, तो जहां पर कम होगी यहां पर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है। इस पॉइंट की बात करें सर, स्पेसिंग यहां पर कम क्यों है? क्योंकि इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगी, और जुड़ गई तो ज्यादा हो जाएंगी, ज्यादा हो गई तो स्पेसिंग हमें कम रखनी है।
Whereas in case of dipole अगर आप बात करोगे तो हमारे पास यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जुड़ जानी है। तो हमारे पास यहां पर मैं जब स्पेसिंग रखूंगा तो कम रखूंगा और आउटसाइड पॉइंट्स पर हमारे पास स्पेसिंग ज्यादा होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे काफी बार क्वेश्चन आए हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो वो रिलेशन था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr। अब हम लोगों ने इसमें 4-5 कैटेगरी के क्वेश्चंस भी करे थे, अगर आपने नहीं समराइज करी है तो ध्यान से सुनिए। आपको क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल स्केलर है और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है तो याद रखना आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड Ex i कैप, Ey j कैप, Ez k कैप, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आपको इस टाइप से मिलेगी। Ex अगर निकालना है तो पूरे पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, कंसीडरिंग y एंड z टू बी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो Ex आप निकालेंगे माइनस dv बाई dx, x, y और z को कांस्टेंट। Ey आप निकालेंगे माइनस dv बाई dy, x और z को कांस्टेंट। और Ez निकालेंगे माइनस dv बाई dz, x एंड y कांस्टेंट। इसका हर साल एक क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है। फिर हो सकता है कि आपको पोटेंशियल ना देके इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपसे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो याद रखना dr को हम लोग इधर ले जाते हैं तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, दैट विल बी माइनस dv। और dr क्योंकि 3 डायमेंशन में आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, अगर मान लो मेरा कोई भी डिस्प्लेसमेंट xy प्लेन में है तो कुछ x में चलेंगे कुछ y में चलेंगे, तो dx i कैप dy j कैप। अगर 3 डायमेंशन है तो कुछ x में कुछ y में कुछ z में, तो dx i कैप dy j कैप dz k कैप, ये हमारे पास एक जनरल dr रहता है। फिर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते थे और लिमिट्स लगाते थे एज पर क्वेश्चन, ठीक है। ग्राफ्स के क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाए थे जो जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो अगर E और R का, इलेक्ट्रिक फील्ड और R का ग्राफ है तो आपको यहां पर E और R में देखो, जब आपको E और R गिवन है तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, मींस एरिया आपको माइनस डेल्टा V देगा। और अगर V और R का ग्राफ है तो आपको स्लोप निकालना है, dV बाई dr स्लोप निकालना है, और नेगेटिव ऑफ स्लोप या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड या स्लोप इज इक्वल टू माइनस E आपको मिलेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का HC वर्मा का भी क्वेश्चन करा था, जहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस 30 डिग्री पर थे, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड 120 डिग्री पर आएगी। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, ठीक है। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है माइनस ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, और जो dr है दैट इज अ परपेंडिकुलर स्पेसिंग। याद करो मैंने कहा था परपेंडिकुलर स्पेसिंग लेना है, 2 cos 30 2 sin 30 करके हम लोगों ने वहां पे कैलकुलेशन किया था। फिर इसके बाद हम लोग आए थे अपने नेक्स्ट पार्ट कंडक्टर्स के ऊपर, क्योंकि यहां पर अर्थिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से आपको समझना है। हमारे पास अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर हमेशा अगर आप देखें तो हैज फोर्स इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन मूव, ठीक है। कुछ यहां पे लिखा है, ये स्टेटमेंट हटा देते हैं, अभी मेरे को नहीं पता मैंने किस सेंस में लिखा था, ठीक है। हमारे पास ध्यान से समझना, कभी भी किसी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दोगे तो वो हमेशा सरफेस पे रिजाइड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज अपने आप को इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अनसाइड 0 होएगी। हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, और जो भी इसका सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जहां पर शार्प एंड्स होंगे वहां पर चार्ज ज्यादा होगा, जहां पर फ्लैट होगा वहां पर चार्ज हमारे पास कम होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। इसी पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चेंज करने वाले हैं। तो आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है तो दैट विल बी इक्वल टू 0। आइसोलेटेड मतलब स्टार मार्क करके यहां पे लिख लो, बैट नॉट कनेक्टेड विद बैटरी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द फ्री सरफेस। जो हमारे पास फ्री सरफेस हवा के तरफ होंगे, फ्री मतलब जैसे मान लो मेरे स्किन के 2 सरफेस है, एक हवा की तरफ एक बॉडी के अंदर, तो ये मेरा फ्री सरफेस है। जो हवा की तरफ होगा उस पे चार्ज रिजाइड करेगा। चार्ज इन कैविटी मूव टू द सरफेस, कभी भी अगर आप कंडक्टर को कैविटी में चार्ज देते हो तो वो चार्ज हमेशा आउटसाइड सरफेस पे आ जाएगा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर कंडक्टर मैंने बताया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज मोर एक्यूमुलेशन ऑन द शार्प एंड्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कैविटी ये है, एक कैविटी ये है, अंदर आपने प्लस Q1 दिया है, तो यहां पर हमारे पास माइनस Q1 आपका आएगा, ध्यान से देखना माइनस Q1 आएगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये वाला आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये माइनस Q2 है तो यहां पर आपका प्लस Q2 होगा, क्योंकि हर पॉइंट का रेडियस सेम है तो ये आपका यूनिफॉर्म होगा। तो ये प्लस Q2 और यहां पर ये है, तो यहां पर माइनस Q1 आया तो प्लस Q1 आपका बाहर मिलेगा, और हमारे पास प्लस Q2 है तो माइनस Q2, क्योंकि पहले से न्यूट्रल था, आपको बाहर मिलेगा। अगर आप देखो तो कैविटी में अंदर आपने चार्ज दिया था Q1 और माइनस Q2, तो वही चार्ज आपका चार्ज आउटसाइड आपका इनसाइड कैविटी वाले चार्जेस के बराबर हमारे पास है, ठीक है।
अब हम लोगों ने कहा था अर्थ पोटेंशियल की बात करें तो अर्थ का पोटेंशियल हमेशा हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। अर्थ के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बहुत सारे चार्ज को ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो व्हेनेवर बॉडी इज अर्थ, आपको ये चीज समझनी है कि पोटेंशियल विल ऑलवेज बी जीरो। हमारे पास अर्थिंग में कुछ बच्चों को लगता है चार्ज जीरो हो जाना चाहिए, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारे पास हमेशा पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जीरो कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे पास चार्ज वेरी कर सकता है लेकिन पोटेंशियल विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स के केसेस के बारे में देखा था। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स में अगर मान लीजिए मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है और अभी स्विच नहीं लगा रखा, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे नो डाउट पोलराइजेशन होगा, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव कुछ यहाँ पे नेगेटिव होगा, लेकिन टोटल चार्ज विल रिमेन जीरो, राइट। तो जैसे मैं अर्थ करूंगा तो हमारे पास पोटेंशियल आपको सरफेस का जीरो करना है। तो अगर आपका यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी के ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी करे थे बेटा, कि मान लीजिए कि मैं एक प्लस क्यू चार्ज को x डिस्टेंस दूर इस कंडक्टर से रखता हूं, तो यहां पर इसकी वजह से पोटेंशियल होगा kq/x, और जैसे आप अर्थ करोगे तो यहां पे सरफेस पे कुछ चार्ज आएगा जो सेंटर पे पोटेंशियल जीरो करेगा या कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो करेगा। तो वो जो चार्ज था हमारे पास qr/x नेगेटिव आप यहां पे लगाना चाहें तो आप माइनस लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल शेल्स के क्वेश्चंस भी करे थे बेटा, कि हमारे पास मान लीजिए दो शेल्स है, एक इनर शेल जिसपे चार्ज q1 है, एक आउटर शेल जिसपे चार्ज q2 है। अगर आप बाहर वाले को अर्थ करते हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल लिखा था और पोटेंशियल को जीरो करने के बाद q1 और माइनस q1 हमारे पास इस टाइप से चार्ज आए थे, आउटसाइड सरफेस पे हमारे पास चार्ज जीरो हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था यही एक पर्टिकुलर केस हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर में भी जाएगा और यही हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का भी फॉर्मूला बनाएगा, ठीक है। अगर मैं अंदर वाले सरफेस को हम लोग अर्थ करते हैं तो हमारे पास अंदर वाले शेल का पोटेंशियल हमारे पास जीरो होना चाहिए, राइट। तो इसकी वजह से हम लोगों ने पोटेंशियल लिख के जीरो करा था, तो ये फॉर्मूले आए थे। आप इसको याद भी कर सकते हैं या फिर डिराइव भी कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेई ने 2-3 बार पूछा है कि अगर आप दो शेल्स हैं, आप शेल एक शेल अंदर है एक शेल बाहर है, उन दोनों को अगर आप आपस में कनेक्ट करते हो, तो मैंने सिमुलेशन के साथ भी दिखाया था कि कभी भी चार्ज चाहे कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे ही अगर आप इनर शेल को और आउटर शेल को कनेक्ट करते हो तो सारा का सारा चार्ज q1 प्लस q2 आउटर शेल पे हमेशा मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि अगर मान लीजिए सिमिलर केस हम लोगों ने कॉन्टेक्ट वाले केस में करा था, अगर दो आइडेंटिकल स्फेयर्स को अगर हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो टोटल चार्ज q1 प्लस q2, और जैसे ही कॉन्टेक्ट तोड़ोगे तो q1 प्लस q2/2 और q1 प्लस q2/2 दोनों का बराबर मिलता है। हम लोगों ने यहाँ पे केस किया था कि अगर मान लीजिए कि हमारे लिए q1 और q2 r1 और r2 है, तो जैसे ही आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे तो k q1/r1, यहाँ पे पोटेंशियल है k q2/r2। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमारे पास चार्ज मूव करेगा जैसे आप कॉन्टेक्ट रखेंगे, और ये इन्फिनाइटली दूर होने चाहिए, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं इन्फिनाइटली सेपरेटेड। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे पोटेंशियल लिख रहे हो तो इसका पोटेंशियल यहां पे नहीं लिखेंगे, और यहां पे पोटेंशियल लिख रहे हो तो इसका पोटेंशियल यहां पे नहीं लिखेंगे। ये दोनों स्पेयर्स बहुत ज्यादा दूर है, तो पोटेंशियल सिर्फ खुद की वजह से होगा। तो हम लोग यहां से मान लेते हैं कि कुछ चार्ज हमारे पास q जाएगा, तो आपको यहां पे q1 माइनस q, k q1 माइनस q/r1 और k q2 प्लस q/r2 को इक्वेट करके कितना चार्ज मूव कर रहा है, स्मॉल q जो मूव कर रहा है वो आपको यहां से मिलता था। q1 फाइनल हमारे पास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, q2 फाइनल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका रेशियो q1 फाइनल बाय q2 फाइनल r1/r2 हमारे पास होता है। फिर हम लोगों ने प्लेट्स की अर्थिंग भी देखी थी। मैंने सिंपल सा कंसेप्ट बताया था, कभी भी अगर आपकी प्लेट्स हैं और उनको आप अर्थ करते हो तो आउटसाइड जैसे q1 और q2 है, भी आपने यहां पर अर्थ नहीं कर रखा है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहां पर अर्थ नहीं कर रखा, लेकिन जैसे आप अर्थ करेंगे तो आउटसाइड हमारे पास चार्ज जीरो होगा, इसका चार्ज चेंज नहीं हो सकता, तो ये q1 सारा का सारा आपको यहां पर मिलेगा, ये सारा का सारा q1 यहां पे मिलेगा, और जितना भी ये चार्ज है उसका नेगेटिव आपको यहां पर हमारे पास मिल जाएगा। तो दिस इज अ केस ऑफ अर्थिंग, राइट। तो मल्टीपल प्लेट्स के केसेस में भी अगर कोई सा भी प्लेट अगर अर्थ हो रहा है तो आउटसाइड चार्ज को जीरो करना है, इंडक्शन करते हुए आपको लेके आना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कैपेसिटर्स वाले पार्ट में गए थे। कैपेसिटर हमारे पास बेसिकली कंडक्टर ही है जो सरफेस पे चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो बेसिकली कंडक्टर व्हेन इट स्टोर चार्ज ऑन इट्स सरफेस। अब बात यह है कि कंडक्टर ऐसा नहीं है कि आप जितना भी चार्ज देंगे वो स्टोर करता हुआ चला जाएगा, एक कंडक्टर की औकात या लिमिट जरूर होती है। तो हम लोगों ने बात किया है सिग्मा मोर ऑन शार्प एज एंड सिग्मा लेस ऑन फ्लैट सरफेस हमारे पास, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर था। हम लोगों ने कैपेसिटेंस को डिफाइन क्या किया था, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय व्हिच इट कैन स्टोर चार्ज ऑन इट सरफेस। हमारे पास ये कंडक्टर हमेशा सरफेस पे ही चार्ज को स्टोर करेगा, और जो उसकी कैपेसिटी है आप कह सकते हैं द लिमिट टू व्हिच इट कैन स्टोर चार्ज ऑन इट सरफेस, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हमने कहा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मींस जितना आप चार्ज दे रहे हैं वो वोल्टेज
ऑफ द बैटरी पर डिपेंड करेगा। बड़ी बैटरी यूज करोगे तो ज्यादा चार्ज, छोटी बैटरी यूज करोगे तो छोटा चार्ज, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बैटरी दोगे तो ज्यादा चार्ज कंडक्टर पे चला जाएगा। अब वो कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है कि वो स्टोर कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो वहां पर हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया था C, विच इज कैपेसिटेंस। ये जो कैपेसिटेंस है ना ही चार्ज ना ही वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ये फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन, मीडियम, इन सब सारी चीजों पर हमारे पास डिपेंड करता है। इसकी यूनिट फेरेड्स आती है। 1 फेरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। तो हम लोग जनरली क्वेश्चंस मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड या नैनो फेरेड में आपको मिलेंगे और डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, राइट। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, सबसे पहले हम लोगों ने यहीं से बात करी थी। कैलकुलेशन आप कभी भी करेंगे तो आप सिस्टम को चार्ज देंगे और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे। जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है वहां का पोटेंशियल और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो रही है वहां का पोटेंशियल हमारे पास मैटर करता है। तो VA माइनस VB हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वो निकालने के लिए हम लोग एक बहुत सुंदर सा रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाई dr यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेशन। सर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पता लगेगी? आपको गॉस लॉ से सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आउट करनी आती है। तो आप E इंटू dr इज इक्वल टू माइनस dV का इंटीग्रेशन करके VA माइनस VB आप निकाल के कैपेसिटेंस रख सकते हैं। इसी चीज को हम लोगों ने एप्लीकेशंस में बात करें तो हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर की बात करी थी। एक आइसोलेटेड स्फीयर अगर आप उसको चार्ज क्यू देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से इंफिनिटी तक जाती है। इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है तो मैं वहां पर उसको अर्थिंग मान सकता हूं। तो इस रीजन में जो हमारे पास कैपेसिटेंस डेवलप होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मीडियम और रेडियस पर डिपेंड करेगा। हमारे पास अगर मैं अर्थ को कंसीडर करूं तो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 711 माइक्रोफेरेड हमारे पास आता है। मींस अर्थ के बराबर अगर हम लोग स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं तब भी उसका जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रो की रेंज में है। तो 1 फेरेड इज अ वेरी बिग क्वांटिटी, आप यहां से प्रूव कर सकते हैं। फिर स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। AB A है इनर रेडियस, B है आउटर रेडियस और बाहर अर्थ इसलिए कर रखा है क्योंकि यहां पर हमारे पास चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटेंस सिर्फ इन दोनों शेल्स के बीच का ही हम लोगों ने यहां पर निकाला है। फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमारे पास प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा है, इनर रेडियस A आउटर रेडियस B। बाहर को अर्थ इसलिए कर रखा है कि बाहर चार्ज ना जाए। तो कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ln B बाय A। B आउटर रेडियस, A इनर रेडियस। फिर हमारे पास आता था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप दो प्लेट्स को चार्ज देते हैं और इनमें से किसी को भी अर्थ कर देते हैं तो प्लस क्यू माइनस क्यू, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाय D। दिस वाज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। फिर इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है और हम लोगों ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर भी देखा था अपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो आपने एक चार्ज दिया है प्लस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू, अर्थिंग हुआ है तो बाहर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बीच में मिलेगी। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का सिंबल हम लोग इस टाइप से दिखाते हैं। बैटरी के केस में एक टर्मिनल बड़ा होगा, एक टर्मिनल छोटा। यहाँ पे दोनों पे चार्ज सेम है तो दोनों टर्मिनल हम लोग बराबर दिखाते हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर फॉर्मूले की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D हमारे पास आता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और सारे पैरामीटर्स को अगर मैं फिक्स रखूं तो एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, D घटाने पर भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर आप मीडियम से फिल कर देंगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, तो C न्यू बाय C इज इक्वल टू K। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आप कैसे निकाल सकते हैं कि यहां पर अगर हमारे पास प्लस सिग्मा है, यहां पर माइनस सिग्मा है, तो प्लस सिग्मा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थिन शीट का फॉर्मूला अवे और माइनस सिग्मा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स, दोनों को ऐड करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, राइट। अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर तक जा रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr आप फिर से यूज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है। एक कैपेसिटर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके लिए सीधे लेंथ से मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सीधे लेंथ से मल्टीप्लाई करके आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एनर्जी डेंसिटी हम लोगों ने जब बात करी थी, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर, इससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद बैटरी, तो जैसे आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज रखती है, मान लीजिए Q, ठीक है। तो ये चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ तो हमारे पास वर्क डन बाय बैटरी की अगर आप बात करो, चार्ज ऑन द प्लेट CV जो मैक्सिमम जब स्टोर हो जाएगा, इसी को हम लोग स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। तो Q इक्वल टू CV हमारे पास पिछले वाली स्लाइड में था। फिर चार्ज फ्लो ऑन द बैटरी, जो चार्ज फ्लो हुआ है वो बैटरी से ही हुआ है तो उसमें भी फॉर्मूला वही है और बैटरी का काम था एक पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रख के उस चार्ज को मूव कराना, तो V से और मल्टीप्लाई कर दें तो CV स्क्वायर।
जब हम लोगों ने एनर्जी स्टोर निकाला था तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट इज हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाय 2C और हाफ QV। ये 50% हमारे पास लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा होता है। आप बार बार एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखे जा रहे हो या नेगेटिव प्लेट पे और नेगेटिव कर रहे हो तो उनको धक्का देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ हमारे पास लॉस हो जाता है। फिर हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी की बात करी थी। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, हम पैरेलल प्लेट के लिए इसलिए कर रहे थे, रीजन बीइंग हमारे लिए सॉल्व करना आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है तो हमारे लिए आसान था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसी को मैंने यूज करके मैंने कहा था आप किसी भी कैपेसिटेंस के लिए ये चीज यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आए थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास दो टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, चार्ज हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला आया था 1/CS = 1/C1 + 1/C2 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 + C2 हमारे पास आया था। इनको हम लोग कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर्स एंड चार्ज डिवाइडर्स, क्योंकि यहां पर वोल्टेज हमारे पास अलग अलग होते हैं। V1 को कभी भी लिखना है, ध्यान से समझना, C2 कैपेसिटेंस से आप यूज करेंगे, C2 × V / C1 + C2। और अगर आपको V2 लिखना है तो दूसरे का कैपेसिटेंस C1 × V / C1 + C2। जब आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, इन दोनों का कैपेसिटेंस टोटल करके और बैटरी टोटल करके टोटल चार्ज आप निकाल लीजिए। और जैसे ही टोटल चार्ज आए तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको Q1 चाहिए तो C1, इसी का कैपेसिटेंस C1 × टोटल चार्ज / C1 + C2। और Q2 की बात करें तो C2 × Q / C1 + C2। दीज आर चार्ज डिवाइडर्स एंड वोल्टेज डिवाइडर्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एक प्लेट पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, तो एक की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालेंगे तो σ/2ε0 हमारे पास यहां पर रहेगा, ठीक है, σ/2ε0 ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर एक -Q चार्ज है, तो -Q से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आपको एक अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा था और मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करवाया था जो इंपॉर्टेंट है। फिर सीरीज एंड पैरेलल में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उसको जरा समराइज कर लेते हैं। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, देखने में नहीं पता लग रहा होता लेकिन हम लोगों ने इसमें नोडल मैपिंग करी थी और नोडल मैपिंग करके हमें पता लगा था दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। फिर हम लोगों ने लैडर सर्किट की बात करी थी कि यहां पर 1 2 1 2 1 2 करके अगर इंफिनिटी तक है तो आप पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस x मान लीजिए और फिर जो रिपीटेटिव पार्ट है उसको आप दोबारा से x रख के 2 + x पैरेलल में फिर सीरीज में = x करके क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लीजिए। अगर हमारे पास लैडर सर्किट में मल्टीप्लायर आ जाए 1 2 2 4 4 8 हमारे पास अगर इस टाइप से है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस x मान लीजिए। आपने x इसको माना है 1 2 2 4 4 8 को, और अगर आप यहां पर इस वाले सेक्शन को छोड़ दें तो 2 4 4 8 है, वो ट्वाइस ऑफ x है, तो 2x और इन दोनों का पैरेलल फिर सीरीज x क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इस टाइप के इरोडो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि हमारे पास इस टाइप से प्लेट्स के कैपेसिटेंस है, तो मैंने कहा था आप प्लेट्स को नंबर करिए 1 2 3 4 जितने हैं हमारे पास, और हर दो प्लेट्स को अगर आप प्लेट्स को नंबर कर रहे हैं उनको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर दो प्लेट्स के बीच में आपके पास कैपेसिटेंस आएगा, तो आप कैपेसिटेंस बना लीजिए। हमने 1 और 3 को कनेक्ट कर रखा था, 1 और 3 को करिए, और x और y इंटरनल थे, इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट करके आप सीरीज एंड पैरेलल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करी थी। हमारे पास सिंपल सा एक केस हमने बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि सीरीज एंड पैरेलल कौन सा है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। इसका यही वाला सर्किट इसके साथ जैसा दिख रहा होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर आपको यहां पर भी कैपेसिटेंस मिल जाए तो ये आपका VWSB व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास होता है। कंडीशन क्या है बैलेंस की, अगर ये वाला कैपेसिटेंस C1/C5 = C4/C3 तो हमारे पास C2 में हमारे पास चार्ज रिमूव C2 नो चार्ज, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं जाता है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे, ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे और फिर इन दोनों का आपस में आप पैरेलल करके आंसर निकाल सकते हैं। फिर आया था सिमेट्री सर्किट, जहां पर हम लोगों ने क्यूब और कई सारे सिमेट्रिकल सर्किट्स का देखा था। तो कभी भी सिमेट्री सर्किट्स आपको दिखे, बहुत सारे कैपेसिटर दिखे और आपको लग रहा है कि यहां पर सिमेट्री है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव 2 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है। ध्यान रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर ए और बी जिन पॉइंट्स के अबाउट आप निकाल रहे हैं अगर वहां से पास कर रहा है, यू कैन ओवरलैप द सर्किट और ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस विल बी इन पैरेलल। अगर हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री इज परपेंडिकुलर टू द हमारे पास लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, तो जितना चार्ज सर्किट में आ रहा है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास बाहर जाएगा, तो आप किसी भी नोड को हमारे पास तोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो लास्ट, आई थिंक यही हमारे पास लास्ट है, ठीक है, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स का हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आया था। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉट कंडक्टर्स, इनके पास फ्री चार्जेस नहीं है जो सरफेस पे आए हमारे पास, तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास बेसिकली इंसुलेटर्स है
और दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिनमें पहले से ही पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव, मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव सेपरेट हैं, जैसे HCl आप ले सकते हैं, और नॉन पोलर हमारे पास जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट नहीं है, एक नॉर्मल आप O2 का मॉलिक्यूल या H2 का मॉलिक्यूल ले सकते हैं, तो इनका पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग यहां पर इस टाइप से अगर डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस, अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो हमारे पास K टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास x, ध्यान से देखो यहां पर आपने v लगाया है, यहां पर आपने 0 लगाया है, तो इसके अंदर बहुत सारे स्लैब्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल v0, तो आप कह सकते हैं ये सारे के सारे स्लैब्स आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल में जो आपका हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीसी, राइट। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेगा कि अगर मान लो एक v और 0 है हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस टाइप से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, आपका इस x से ऐसे x से हमारे पास वेरिएशन हो रहा है, तो ये जितने भी आपके स्लैब्स बनेंगे, एक ये स्लैब ले लीजिए, एक ये स्लैब ले लीजिए, इन सभी में हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी करना हमारा बाकी रह रहा है, हम लोग इसको देखेंगे। तो ये वाला वेरिएशन HC वर्मा का सॉल्व एग्जांपल भी है और जेई का भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, क्योंकि हर स्लैब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल है, पैरेलल में आप C1 + C2 + C3 करते हैं तो इंटीग्रेशन DC का हो जाएगा। और जब हमारे पास वेरिएशन x फ्रॉम दी प्लेट्स है, फ्रॉम दी प्लेट्स, तब आप 1/c टोटल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dc, क्योंकि सारे के सारे आपस में सीरीज में होंगे। फिर हम लोगों ने एक कैपेसिटर के अंदर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स के स्लैब्स को रखा था, तो मैंने कहा था अगर आप यहाँ पे V दे रहे हैं, यहाँ पे 0, तो इसके अक्रॉस ये कंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस V और 0 है, तो एक कैपेसिटर आप यहाँ पे बना सकते हैं C1, यह आएगा K1 एप्सिलॉन, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ बाय सेपरेशन। ये K2 एक अलग कैपेसिटर, ये K3 के लिए अलग कैपेसिटर, इन दोनों का आप सीरीज करें विद पैरेलल, टोटल कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात करा था कभी भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक को अगर इंसर्ट करते हैं तो क्या क्या चीजों में वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या डाइलेक्ट्रिक जब भी इंसर्ट हो रहा है तो विद बैटरी हो रहा है या फिर विदाउट बैटरी। तो हमारे पास कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी में क्या वेरिएशन है। अगर विद बैटरी है तो पोटेंशियल कभी भी हमारे पास चेंज नहीं करेगा ये चीज, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल सेम रखती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से हमारे पास E = dV/dr, पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा, सेपरेशन चेंज नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। कैपेसिटेंस K टाइम्स होगा, चार्ज K टाइम्स होगा, एनर्जी हमारे पास K टाइम्स होगा। अगर विदाउट बैटरी है, यहां पर आपका जो केस है, दिस इज नॉट विद बैटरी ऊपर वाला है, दिस इज अ केस ऑफ विदाउट बैटरी। अगर आपका विदाउट बैटरी है तो कौन सी चीज हमारे पास सेम रहेगी, ये वाली चीज, चार्ज हमारे पास सेम रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी 1/K टाइम्स हो जाएगी, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आप किसी भी फॉर्मूला से कर सकते हैं। अगर कंडक्टिंग स्लैब अगर आप डालते हैं तो कैपेसिटेंस ε0A/d - t, t इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, ठीक है, t हमारे पास थिकनेस ऑफ स्लैब, और इसकी डेरिवेशन ध्यान से रख लेना, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्कूल में भी पूछी जाती है। और ये जो कैपेसिटेंस है, स्लैब आप ऊपर रखें या नीचे रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पोजीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो ε0A/d - t + t/k हमारे पास था। अगर आप ध्यान से देखें t = अगर हमारे पास d हो गया तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस न्यू आएगा दैट विल बी K ε0A/d, मींस अगर आपने कैपेसिटर को फुली डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने चार्ज शेयरिंग की बात करी थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास चार्ज शेयरिंग में आए थे। दो कैपेसिटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें तीन कैटेगरी थी। आपने कैपेसिटर को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किया और अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, आपने दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया विद सेम पोलैरिटी ऑन द सेम साइड, और दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया विद अपोजिट पोलैरिटी ऑन द सेम साइड। मैंने कहा था आपको सबसे पहले V कॉमन आना चाहिए। V कॉमन, इसमें ये वाला जो चार्ज प्लस C1 V1 है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा टिल पोटेंशियल इज सेम, और पोटेंशियल सेम है तो दोनों पैरेलल में है, C1 + C2, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो C1 V1 by C1 + C2, क्योंकि इन दोनों का पॉजिटिव सेम साइड है तो C1 V1 + C2 V2 हमारे पास डिवाइड बाय C1 + C2 हमारे पास रहेगा। और यहां पर अगर आप बात करोगे तो C1 V1 - C2 V2 अपॉन C1 + C2 इस टाइप से रहेगा। जैसे ही अगर आपके पास टोटल पोटेंशियल आ गया तो आप फाइनल चार्जेस निकाल सकते हैं, C1 × V कॉमन, C2 × V कॉमन। लॉस का फॉर्मूला बिल्कुल कोलिजन के जैसा ही था, हाफ C1 C2 अपॉन C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर, हम लोगों ने इस केस के लिए निकाला था। अगर पहले वाले केस की बात है तो V2 की वैल्यू 0 कर दो और सेकंड वाले केस में V2 की वैल्यू नेगेटिव कर दो, तो आपको लॉस हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो दिस वाज योर होल चैप्टर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स रिकॉल हो रहे होंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके नोट्स में या शॉर्ट नोट्स में सेपरेटली हो। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।